हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम। अपने न्यूक्लियर फिजिक्स के एक लेक्चर कंप्लीट किया था, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का। अब हम सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट पर सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट ही है, फर्स्ट चैप्टर ही है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के नाम से। अब देखो, न्यूक्लियस की खोज तो कर ली अपन ने रदरफोर्ड के द्वारा। अब है हमारी बारी कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है न्यूक्लियस खुद की। तो परमाणु जो है, न्यूक्लियस जो है, उसमें एक जो एटम है, एटम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टेबल न्यूक्लियस और एक एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, जो इनफाइनाइट टाइम तक कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है, टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली डिस्ट्रॉय या बनता रहता है, बिगड़ता रहता है ना। तो जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रह सकता है। यानी लो, अगर लो लेवल पे है, यानी लो एनर्जी लेवल स्टेट पे है, तो उसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। और अगर बाकी किसी भी स्टेट में रहे, ऊपर जितनी भी है वो सब एक्साइटेड स्टेट है। किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए एक्साइटेड स्टेट है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहला, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है उसका मास नंबर क्या होता है, उस पर चार्ज नंबर क्या है, मास क्या होता है, रेडियस, उसका स्पिन स्पिन होगा तो एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, और क्या क्या होता है, पैरिटी, आइसोबारिक। ये सारी जो 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी न्यूक्लियस की है। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे नाभिक जो एटम के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होती है। जो इनसाइड द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी उनका मास नंबर। यानी न्यूक्लियॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, दोनों है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, ए मास नंबर। यानी प्रोटॉन को जेड से बताया गया, न्यूट्रॉन को एन से बताया गया, इक्वल टू ए। अकॉर्डिंग टू पाउली अकॉर्डिंग टू उस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ना कि प्रोटॉन प्रोटॉन उसकी थ्योरी, है ना। ठीक है, मास नंबर समझ में आ गया। अब है चार्ज। चार्ज कैसे निकालते हैं? जो चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर होता है, कि विश्व प्रोटॉन नंबर कैसे कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है। जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो चार्ज इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी गुलाम, है ना, जेड ई बोलते हैं इसको। यहाँ जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने हैं, Z-1। देखो, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुमको। देखो, इसको लिखते हैं अपन ऐसे, है ना, Z, X, A। जेड क्या है, प्रोटॉन नंबर, ए क्या है, मास नंबर। ए बराबर कितना है, और जेड माइनस, यानी सॉरी, ए माइनस जेड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर के। अगर आपको न्यूट्रॉन नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दो, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, है ना। ये नोटेशन है किसी न्यूक्लियस को लिखने का। ठीक है। मास नंबर कैसे निकालते हैं, वही कार्बन 12 का जो एटम नंबर है उसका मास डिवाइडेड बाई कितने पार्ट है कार्बन के, उसको डिवाइड करना है। ठीक है। 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट नंबर से। देखो, मास, द्रव्यमान को कैसे डिफाइन किया, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, MC12, मास ऑफ C12, 12 AMU, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU बराबर 1.660 इंटू 10⁻⁻27 गुलाम, किलोग्राम, है ना। यानी किसी मास को कैसे डिफाइन करना, किलो के रूप में या व्यक्त करना, तो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, है ना। तो ये 3 बातें हो गई, कौन कौन सी, मास नंबर, चार्ज और मास। अब है रेडियस के बारे में। देखो, ये तो इफेक्ट, मास डिफेक्ट है, कि कितना परसेंट मास मास कम हुआ उसका, डिफेक्ट के फॉर्म में, है ना। इसको एफ से निकालते हैं, एफ बराबर M-A/A। अब रेडियस की बात है कि वो कितनी रेडियस में फैला हुआ है। जैसे देखो, ये न्यूक्लियस है, समझना, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, टकरा के चला गया। हो सकता है ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आके टकरा था, यहाँ आने के बाद में घूम भी सकता ना, या यहाँ आके घूम सकता था, यहाँ आके घूम सकता था, लेकिन जितना इससे डिस्टेंस है वो रेडियस है। हमारा यहाँ से टर्न हुआ तो ये इतनी जो दूरी है, ये क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस है ना। जैसे रेडियस दिखा है 10⁻⁻14 मीटर। MV अल्फा पार्टिकल मास है, इसका वेलोसिटी है 2e, आगे गया, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। R बराबर R0 A⁻1/3, R बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻15, R बराबर 1.2 FM बताया मैंने, 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी बराबर।
ठीक है, रेडियस की बात हो गई। अब है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे दिखाया गया, जे से दिखाया कि एंगुलर मोमेंटम क्यों आता है, क्योंकि वो स्पिन कर रहा है पार्टी, जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है, अप भी कर सकता है स्पिन, डाउन भी कर सकता है। अगर ओड नंबर है, ध्यान रखना, ओड नंबर ऑफ मास नंबर जो अपने लिखा था ना ZXA, ये वाला ए अगर ओड है तो वो जे इंटीजर होगा, अगर ए इवन है तो जेड हाफ इंटीजर होगा। हाफ इंटीजर का मतलब होता है 1/2 और इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी स्पिन होता है, तो उसके उसके द्वारा क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क आता है वो वाला बात करते हैं। तो अगर स्पिन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो एस बराबर रूट एस एस प्लस वन, अगर एंगुलर मोमेंटम है तो जे जे प्लस वन एच कट, ठीक है। और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी, एस की वैल्यू रख दो 1/2, यहाँ 1/2 1/2 प्लस वन 3/2 3/2 आ गया, 3/2 1/2 से आ गया तो क्या 3/4, रूट के अंदर 4 है वो 2 बाहर आ गया। ऐसे ऐसे इसको धीरे 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 समझना है। अब देखो, जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन डायरेक्शन वेक्टर है जे, और उसकी डायरेक्शन और वैल्यू को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग जे जेड यानी जेड डायरेक्शन में एक वैल्यू को डिफाइन करते हैं, वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। देखो, जो सिंपल जे है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में है। सिंपल जे का वैल्यू और डायरेक्शन एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जेड की अगर डायरेक्शन पता है यानी जेड एक्सिस में है तो हम पता कर सकते हैं कि वो उस पर कितना एंगुलर मोमेंटम लग रहा है, जिसको जे जेड एम जे एच कट। एम जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम जे क्या है 2J+1, जे की वैल्यू रख दो यहाँ, एम जे आ जाएगा, एम जे से यहाँ रख दो तो जे जेड आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जेड डायरेक्शन में कितना एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट में है तो मैंने पहले ही बताया था कि ए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या इंटीजर होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट में ए की वैल्यू इवन है तो जे की वैल्यू 0 या इंटीजर होना चाहिए। अगर जेड इवन है, एन भी इवन है, दोनों इवन इवन है तो जे 0, और अगर ये ओड है ये भी ओड है तो उनकी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 ऐसे होगी। क्लियर है, ऐसे। ये तो हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रपोल मोमेंट की, तो क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होता है, क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर, है ना। क्वाड्रपोल मोमेंट देखो, क्वाड्रपोल मोमेंट क्यू बराबर इंटीग्रल रो आर वेक्टर 3Z² माइनस आर स्क्वायर dv, ठीक है। ये है कंटिन्यूस फॉर्म में, ये है डिस्क्रीट फॉर्म में, आई बराबर 1 से 2 3 4 ऐसे। देखो यहाँ पे कंप्लीट सर्किल है, यानी ये इसको अगर आप मैं ऐसे जेड एक्सिस में ऐसे लगा के, और इसके चारों ओर एक सर्किल है, इस सर्किल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ पेन पे, है ना, तो घुमा रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा है कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना, तो क्या आ जाएगा क्वाड्रपल मूवमेंट 0। लेकिन अगर देखो ये है प्रोलेट, यानी इसकी ये लेंथ ज़्यादा है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो पता चल जाएगा कि मुझे घूम रहा है, यानी फर्क दिख जाएगा कि हाँ घूम रहा है, कैसे फर्क दिख जाता है। इसमें भी ऐसे करेंगे, हम तीनों को रोटेट जेड एक्सेस के अलोंग कर रहे हैं, तो ये तो है हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये है हमारा प्रोलेट प्रोलेट और ये है हमारा ओबलेट। इसे स्फेरॉइड बोलते हैं, इसको फेरॉइड बोलते हैं। क्यू की वैल्यू कम है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, जिससे ये देखो रेडियस यहाँ तो क्लियर आ रही है कि भाई क्यू की वैल्यू चाहिए तो रेडियस क्लियर मिल गई, यहाँ कुछ ज़्यादा आ रही है जेड से, यहाँ कुछ कम आ रही है रेडियस। और अगर अपन को क्वाड्रपल मोमेंट का फॉर्मूला पता करना है तो कैसे फॉर्मूला पता करते हैं, क्यू जे बराबर 2JJ-1 3J+1 क्यू जीरो कहाँ से लेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा से। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट है हमारा पेरिटी। पेरिटी क्या होता है, पेरिटी को समझते हैं कि पेरिटी क्या समझाना चाह रही है। एक सेकेंड, है ना, चलो पहले पेरिटी समझ लो, फिर अपन एक मैग्नेटिक मोमेंट और समझ लेंगे, है ना। पेरिटी समझ लो कि पेरिटी क्या होता है, किसी एटम इस सिस्टम उस उसके स्टेबल स्टेट्स कितनी हैं उसको डिफाइन करने के लिए अपन को एक वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कोई भी सिस्टम है, उसमें अगर अपन को इसकी स्टेबल स्टेट बतानी है तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, इसके स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं। वेव फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, साई से। वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। अगर पैरिटी का मतलब है अगर वो एक्स डायरेक्शन में तो -x में चेंज हो गया, वाई में तो -y में, जेड तो -z में, ये लगाया। अगर इसको लगाने के बाद आंसर पॉजिटिव आया तो वो इवन पैरिटी है, और अगर वो माइनस बाहर आ गया, इनका सबका मिला के बाहर आ गया, तो वो क्या आ जाएगी, ऑड पैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कैसा इसको हार्मिशन के रूप में प्रूव कर सकते हैं, जैसे VP² = 1,
डेगर लगाया, दो एक डेगर बिना डेगर का दोनों क्या 1 आए, इसको उधर भेज दे तो क्या आ गया वीपी डेगर इक्वल टू वीपी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हार्मिशन हो गया। ये वाली बात, इसकी बात कर रहा था मैं, हार्मिशन और एंटी हार्मिशन की। जैसे ये है, अब वीपी है, वीपी मैंने साई ऑपरेट किया, पी आ गया, एक बार और ऑपरेट किया तो वीपी और पी अब यार आ गया, पी आ गया, पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। पी बराबर कितना हो गया, +-1। अगर प्लस है तो इवन पैरिटी है और माइनस है तो ऑड पैरिटी, ये याद रखना है। या सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रख लो, तुम्हें एल की वैल्यू देगा वो खुद, फिर पता करना है कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। P1 P2 एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल बराबर 0 1 2 3 4, ये हो गया एस पी डी एफ, है ना। एस है तो 0, पी है तो ये, डी एफ, ऐसे। क्लियर है। एक प्रॉपर्टी और है आइसोबारिक या आइसो स्पिन बोलते हैं, ये है जो है एक एक्स्ट्रा आइसोस्पिन, क्या एक इसकी प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस के पार्टिकल के अंदर की प्रॉपर्टी है, नहीं जिसको बोलते इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। कैसे डिफाइन होती है, आई बराबर 1/2 है, तो प्रोटॉन की कितनी हो जाएगी, +1/2, और न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी, -1/2। ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन फॉर्म में एक पार्टिकल में अपन न्यूक्लियन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मान लेना चाहिए अपन को, कि हाँ इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होगी तभी तो ये प्रोटॉन होगा, ये न्यूट्रॉन होगा, तभी तो आइसोस्पिन या आइसोबारिक भी बोलते हैं इसको, ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई। और ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी है ये न्यूक्लियन की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में भी मान सकते हैं इसको। और इसका बिहेवियर जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर्स की तरह होता है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोबारिक या आइसो स्पिन प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो नेक्स्ट, अपन जो पहले जो बात कर रहे थे, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, अगर हमारे पास जो ए इवन था पहले, है ना, अगर ए ओड हो जाए तो क्या होगा। देखो दो तीन बातें समझी थी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, क्या क्या बातें समझी थी एक बार थोड़ी सी समझ लेता हूँ। ये थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा ऐसा ही है, दिमाग लगता है इसमें। कैसे, अगर देखो ए इवन है, वापस से समझ लो, वही वाली बात समझा रहा हूँ। ए इवन है तो जे की वैल्यू 0 या इंटीजर होगी। अगर इवन इवन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नंबर इवन इवन है, तो जे की वैल्यू 0। अगर दोनों ओड हैं तो 1 2 3। लेकिन अगर एक इवन और एक ओड हो तो फिर क्या होगा, यहाँ 0 मिल गया तुम्हें, यहाँ 1 2 3 मिल गया, है ना, 1 2 3 मिल गया। अगर ये दोनों अलग अलग हो, ओड हो, तो क्या हो जाएगा, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड, तो ये बनेगा हाफ ओड इंटीजर। क्लियर है। अगर ये लाइट न्यूक्लियाई है, ध्यान रखना, लाइट न्यूक्लियाई में क्या होता है, एलएस कपलिंग होती है, और हैवी न्यूक्लियाई में जेजे कपलिंग होती है। तो ये कौन सा, लाइट न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो जे बराबर L+S। एल आई क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी 1 2 3 4 ऐसे है तो वो टोटल एल मिल जाएगा। एस का है स्पिन, पहले का स्पिन, दूसरे का स्पिन, तीसरे का स्पिन, तीनों को जोड़ा, सम किया, समेशन लगा ना, सम किया तो एस आ गया। तो ये तो मिल गया हमारा लाइट न्यूक्लियाई में एल एस कपलिंग। अगर वो हैवी न्यूक्लियाई है तो क्या मिलेगा, जे जे कपलिंग। जे बराबर क्या होता है, समेशन जे, जे बराबर LI SI। अगर जे बराबर J1+J2 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ऐसे वाली वैल्यू होगी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी +1 J+2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, जे और J-2 की वैल्यू कम होगी। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर एस न्यूक्लियन है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। अभी समझाया था, एल एल की वैल्यू 0 किसके लिए, एस के लिए। एल की वैल्यू 1 किसके लिए है, 1 किसके लिए, पी के लिए, ऐसे, है ना। तो देखो एस न्यूक्लियन है यानी एल की वैल्यू 0 होगी, एस की वैल्यू 1/2, जे बराबर 1/2। पी है, एल की वैल्यू 1, एस की वैल्यू हाफ, जे की वैल्यू क्या होगी, हाफ और 3/2 दोनों। अब अगर इन दोनों के पेयर बनाए तो पेयर क्या बनेगा, 0 1 2, दोनों को जोड़ो, 1/2 + 1/2 कितना हुआ, 1। 1/2 + 3/2 कितना हुआ, 2। 1/2 - 1/2 कितना हुआ, 0। तो 0 1 2 ये वैल्यू आ गई जे की। ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कब लगता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, लगाता रहता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। और इस मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए एक मात्रक लेते हैं, यूनिट लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, μn से डिफाइन करते हैं। ये देखो, ये रहा μn, 1 μn बराबर क्या होता है, EH/2 MP, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है।
म्यू जे बराबर क्या होता है, जे 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 प्लस ये डिजेनरेसी जे जे है ना, इसको न्यूक्लियर जी फैक्टर भी बोलते हैं ना। जी फैक्टर क्या होता है, जे जे बराबर म्यू जे अपॉन म्यू एन डिवाइडेड बाई जे। गायरोमैग्नेटिक रेशो भी बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो ये ऊपर वाला होता है, ये तो डिवाइड में है। म्यू जे अपॉन म्यू एन यानी जे की वैल्यू और मैग्नेटॉन की वैल्यू यानी जे जे और ये मैग्नेटॉन, इसको बोलते हैं अपन गायरोमैग्नेटिक रेशो। म्यू जे अपॉन जे एच कट, जे एच कट अपॉन म्यू जे, इसको बोलते हैं अपन गायरो मैग्नेटिक रेशो एंगुलर मोमेंटम के अंदर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशो एंगुलर मोमेंटम के अंदर। अगर इसको चेंज करना है प्रोटॉन के फॉर्म में तो जे जे ये गायरो मैग्नेटिक रेशो है, टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यूज़ है कुछ जे जे और म्यूजे की, जे जे म्यूजे की। तुम्हें सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रखनी, ये वाली वैल्यू याद, इनसे कोई दिमाग मत लगाने इतना, क्योंकि जब यूज आता है तो डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू करोगे तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट है, ये ऑर्बिट है, यहाँ एक मास रखा हुआ है, इस यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिया, इनफाइनाइट सिमल पार्ट लिया, वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल से इस जेड एक्सिस के बीच में क्या फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है वो पता करना है। तो सबसे पहले क्या पता करते हैं अपन, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, चार्ज पता करो, पोटेंशियल पता करो, पोटेंशियल को उसमें अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद अपन को पता चलता है कि मोनोपोल है, डाइपोल है, क्वाड्रुपोल है, क्या है। तो देखो चार्ज है डी क्यू बराबर पी आर डी वी, पोटेंशियल देखा डी फाइव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और डेल क्यू अपॉन है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बराबर के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन आर, रेडियस कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ए डिस्टेंस है, लगाया फॉर्मूले में डी क्यू की वैल्यू रख दी यहाँ पे। डी क्यू बराबर क्या होता है, अरे क्या क्या सिखाना पड़ता है, रो डी वी, तो डी क्यू बराबर कितना हो गया, रो आर डी वी, तो रो डी क्यू की वैल्यू रख दी, इंट्रीगल लगा दिया, डी फाइव को फाइव कर दिया, इंट्रीगल लगा दिया, ए बराबर कितना हो गया, आर माइनस आर, वेक्टर एडिशन लो, ये ऐसे ऐसे, तो यानी आर वेक्टर प्लस, सॉरी आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, देख लो। तो ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये रहा। सोल्व कर लो इसको, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कोस थीटा, वन अपॉन में कर दो, वन अपॉन करने के बाद इसको ओपन कर दो, वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन, इसको ओपन किया तो ये फॉर्मूला आया है ना। अब देखो वन बाई ए निकाला है अपन ने, क्या कैलकुलेट किया है, वन बाई ए, ये वन बाई ए रख दो यहाँ, ये ना वन बाई ए यहाँ रख दो इस फॉर्मूले में, तो फाइव मिल गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतना सा पार्ट क्या हो गया, मोनोपोल, इसके आगे वाला पार्ट क्या हो गया, डाइपोल, इसके आगे वाला पार्ट कितना हो गया, क्वाड्रुपोल, मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रुपोल, पी जीरो पी वन पी टू, ये वैल्यू में रख दे तो एक ये पूरा पोटेंशियल आ गया बड़ा, जो डिफाइन करता है कि मोनोपोल है, डाइपोल है, क्वाड्रुपोल। अब देखो कैसे पता चला, इसके अंदर देखो मोनोपोल भी हो सकता है, ठीक है, डाइपोल भी हो सकता है ना, यानी यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है, या क्वाड्रुपोल भी हो सकता है ना, तो मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रुपोल, है ना। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसको एक छोटा सा पार्ट में लेके समझा और उसको पूरे में इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल करा ना अपन ने, देखो ये इंटीग्रल किया तो पूरे का पता चल गया कि पूरा में कितना, कितनी वैल्यू ये दे रहा है, पता चला कि कितनी वैल्यू दे रहा है ये। ठीक है, इसी से ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल समझा, तभी तो ये क्वाड्रुपल समझ में आए अपन को कि क्यू की वैल्यू क्या है, कैसे रोटेट कर रहा है। मेन है अपन को क्या क्या चीज़ें, दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि इसके अंदर मेन मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो तुम्हें कौन कौन सी ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है वो है हमारी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक ध्यान रखना अपना इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंटम, जिसमें डाइपोल मोनोपोल क्वाड्रुपोल तीनों आ गए। एक है आइसोस्पिन प्रॉपर्टी, एक है रेडियस की प्रॉपर्टी, बस ये चार प्रॉपर्टी तो नाम में याद रहनी चाहिए, इनमें क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बस पता होना चाहिए कि भाई ऐसा बोलते हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, कोई तीन प्रॉपर्टी समझाओ, है ना, तो तीनों प्रॉपर्टी समझा नहीं, कोई भी जो भी आपको समझ में आए। देखो मास नंबर इनमें तो कुछ ऐसा नहीं है, ये तो एक पॉइंट समझ में आ जाता है कि यहाँ यहाँ है हमारा प्रोटॉन नंबर, यहाँ है न्यूट्रॉन नंबर, यहाँ है मास नंबर, इन दोनों में से माइनस करोगे तो मास नंबर आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो बातें अभी आज सीखी, अभी सीखी है इस लेक्चर में, ये अपन ने सारी सीखी है न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज़, कि न्यूक्लियर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़
होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक हाइपोथेसिस दी थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, है ना, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हाइपोथेसिस देते हैं वो होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो आगे जाके अनवेरीफाइड हो गई, यानी अच्छी नहीं थी। वो बताऊंगा क्यों नहीं काम कर रही थी, वो सही क्यों नहीं थी। फिर आई थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, पहले आई थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। कौन सी? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। फिर आई थी हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो वो काम कर गई थी, ये काम नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी, क्यों वाले पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि वो प्रॉपर्टीज क्यों काम नहीं करी थी। और इसी के बाद में अपन पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे। फिर न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शायद 2 लेक्चर और हो सकते हैं या एक भी लेक्चर हो सकता है इस यूनिट का, ध्यान रखना, इस पूरी एक यूनिट का 1-2 लेक्चर तो आ गए, आज कंप्लीट हो गए, अब आगे 2 लेक्चर और हो सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू जुड़े रहना, अच्छा है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज समझना आसान है, न्यूक्लियस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा थ्योरी वाइज है, तो थोड़ा याद करने में, समझने में, जिसको समझ में आ गया उसके लिए आसान है, बाकी सब बात की बात है। ठीक है।